नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर संख्या 1 कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ये मृगावती, बी पदावली, सी पद्मावत या फिर डी मधुमालती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पदावली इज राइट आंसर, है ना। पदावली की बात करते हैं। पदावली विद्यापति जी की रचना है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत ही अनूठा वर्णन है, जो कि विद्यापति ने मैथिल भाषा में इसकी रचना की है। और विद्यापति के पदावली को निराला जी ने श्रृंगारिक पदों की मादकता कहा है। ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कि बीसलदेव रासो की नायिका का नामो उल्लेख कीजिए। यानी कि बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? आपको जवाब देना है। ए पद्मावती, बी राजमती, सी इंद्राणी, डी कमला, है ना। इसका जवाब आपको देना है। और मित्रों, आपको बता देना कि बीसलदेव रासो के जो रचयिता है, रचनाकार है, मैंने आपको बताया था कि ना, यहाँ पे देखिए 20 होता है कौन? नर, यानी कि पति। ये ध्यान में रखिएगा। पति देव होता है तो देव फॉर कौन? यहाँ पे देव, यहाँ का देव, यहाँ पे पति, तो नरपति, है ना। इधर में रखिएगा नरपति का बीसल देवरासो, नरपति का बीसल देवरासो। और नर या पति 20 होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, नरपति का बीसल देवरासो, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसकी नायिका कौन है, तो आप सबने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी राजमती इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बीसलदेव रासो नरपतलाल जी की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, वीर गीत काव्य है। और इस कथा को कुल 4 खंड में इन्होंने लिखा है, जिसमें राजमती एवं बीसलदेव का जो विवाह है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरे अंक में आपने देखा होगा कि बीसलदेव की जो रानी है राजमती, वो रूठकर उड़ीसा चली जाती है। और तीसरे अंक में विरह का वर्णन होता है। फिर चौथे अंक में बीसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि चर्या पद के रचयिता है। ए सरपा, बी सबरपा, सी लुईपा, डी कुकुरपा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो चर्या पद होता है ना सर, वो सबका होता है। तो चर्या पद सबका होता है। सबका फॉर सबरका को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। चर्या पद सबका, सब फॉर सबरका को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, सबरपा। और ये क्या है? एक प्रकार का गीत है जो कि समांतर अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्या पद में बात हम लोग करें तो संध्या भाषा होती है और दृष्टकूट पद में लिखी होती है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि प्यू चित्तौड़ न आवई सावड़ पहली तीज, जो वह बाट बिरहिणी खिड़खिड़ आवई खीज, संदेशो री साहिबा पाछो फिरे न देह, पंछी घाला पिंजरे छूटल रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 4 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखो, है ना, प्यू से चित्तौड़ न आओ, सावड़ घीस, है ना, जोटे, ये सब बातें अगर करेंगे तो खुमार रासों की है। जब खूब मारपीट होगी, खूब मारपीट होगी किसकी? तो उसके दल के पद की विजय होगी। तो दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। अब जब खुमार होगा तो क्या होगा कि प्यूण चित्तौड़ न आएगा। मारपीट होगी तो प्यू चित्तौड़ आएगा कि ना आएगा, ये सांसण पहले की जैसी कुछ बातें दिमाग में आएंगी, है ना, कि प्यू चित्तौड़ आवे या ना आवे। ये कब? जब खुमार होगी, खूब मारपीट होगी और जिसके पद के बल की विजय होती है। ऐसे कुछ टिल्लू बनाकर किसी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि जयचंद प्रकाश, ये ध्यान में रखिएगा।
एक जयचंद प्रकाश रचना है, एक जयमंग जस चंद्रिका है। तो जयमंग जस चंद्रिका मैंने आपको बताया था चंद्रिका मधुकर होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जयचंद का प्रकाश जो होता है वो भट्ट के पदार्थ, भट्ट के जगनिक, भट्ट केदार, सिरधर, नरपतनाल। तो भट्ट केदार को ध्यान में रख लीजिएगा। जयचंद में प्रकाश क्या होता है? चंद प्रकाश से व्यक्ति भटकता है। जब काट लिए चंद प्रकाश, अगर चंद मैंने हल्का प्रकाश है तो व्यक्ति भटकेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और कुछ भी ना आवे तो आप कर लीजिएगा केदार प्रकाश, केदार प्रकाश, बस केदार का प्रकाश होता है। तो केदार से भट्ट केदार, प्रकाश से जयचंद प्रकाश, और एक रचना जयमंग जस चंद्रिका, चंद्रिका मधुकर होती है। बस इसी से आप दोनों रचनाओं को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। ये किसके विषय में है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर डी डॉक्टर नागेंद्र। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए सिद्धों और योगियों की बात, रचनाओं की बात जब की जाएगी, उनकी रचनाओं की बात की जाएगी तो कहीं न कहीं शुक्ल जी होंगे। सिद्धों योगियों सबकी संदर्भ में, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ए सोमप्रभु सूर्य, बी हेमचंद्र, सी श्रांगधर, डी मेरतुंग। तो कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए प्रतिबोध है पा से प्रति, पा से प्रतिबोध और पा से प्रभ सूर्य, है ना, प्रभ सूर्य। तो ये ध्यान में रखिएगा, सोम प्रभ सूर्य का क्या है? प्रतिबोध। हमेशा मैं कहता हूँ ना कि पा से प्रति, पा से प्रभ, प्रतिप्रभ, प्रतिप्रभ, ऐसे ध्यान में रखिएगा। और एक किलो ये बना लीजिएगा ना कि सोम का बोध होता है, सोम का प्रतिबोध होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी से मिलती जुलती रचना है कुमारपाल चरित, और चरित्र को मैंने बताया था कि हेमसा होता है, तो हेमसा फार हेमचंद सूर्य द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित। चरित्र हेमसा हेमचंद सूर्य की, बोध कैसे होता है? सोम का बोध होता है, तो सोम प्रभ सूर्य का प्रतिबोध कुमारपाल प्रतिबोध है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इन दोनों रचनाओं को आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, चलिए नीचे आप देख सकते हैं कुछ रचनाएं हैं, उसके रचनाकार हैं जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए ऐसी रचनाओं की चर्चा करना भी यहाँ पे उचित है। बात करें रचनाकार की, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुमारपाल चरित। अब चरित्र किसका है, कैसा होना चाहिए? हेमसा होना चाहिए, हेमचंद सूर्य का है। हमीर रासो सांगधर, सांगधर, हमीर रासो सांगधर, सांगधर कौन होता है? जो हमीर होता है वो सांगधर रखता है। और प्रबंध चिंता बड़ी मेरतुंग, देखिए प्रबंध की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है? तुंग हो जाता है, तंग आ जाता है ना। आपने देखा होगा तमाम लोग प्रबंध करते करते तंग हो जाते हैं, है ना, कि आज जा करके ये काम करना है, कल जाके वो काम करना, परसों बच्चों की फीस जमा करनी है। तो ऐसे कुछ है, प्रबंध करते करते व्यक्ति तंग आ जाता है। तो तंग को मृतुंग से जोड़ लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर आ गया। संदेश रासक के लेखक कौन है? ए नरपतनाल, बी अब्दुल रहमान, सी चंद्रप्रदाई, डी जगनिक। तो देखिए जो संदेश होता है ना, संदेश क्या करता है? व्यक्ति को रहम देता है, तो रहम फार रहमान, संदेश को ही हम लोग रहम मान लेते हैं, रहमान मान लेते हैं। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और संदेश रासक की बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि पहला धर्मेतर रास है, जो कि देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया है, और प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। इसमें एक खंड है, एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, और उसकी विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ए बंगला, बी मराठी, सी बिहारी, डी उड़िया। बात करें मित्रों, कह रहे हैं कि विद्यापति की जो पदावली है मैथिली भाषा में है, यानी कि मैथिली हिंदी में है, फिर भी उस पर किसका प्रभाव है? तो विकल्प ए बंगला का प्रभाव है, ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करें विद्यापति की,
तो विद्यापति की जो पदावली है मैथिली भाषा में लिखी है, बंगला भाषा का इस पर प्रभाव है। विद्यापति पहले शैव संप्रदाय के कवि थे। और भाषा की दृष्टि से बात करें तो विद्यापति की जो भाषा है वो 3 प्रकार की है, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। संस्कृत में शैव सर्वस्वसार इन्होंने लिखा है, गंगा वाक्यवली लिखा है, दान वाक्यवली लिखा है, भू परिक्रमा लिखा है, विभाग सार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अवहट्ट में 2 रचनाएं हैं, कीर्तलता और कीर्त पताका, और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय इनके द्वारा लिखी गई है। और परीक्षा के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि ये कवि हैं, है ना। बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का वाक रस सिद्ध कवि कहा दिया है। और इनकी जो कीर्तलता है उसमें भृंग भृंगी संवाद है, पृथ्वीराज रासों में सुख सुखी संवाद है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इनको हरप्रसाद शास्त्री जी ने पंचदेव उपवासक भी कहा है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 10 है कि भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लज्जऊ तो बसऊँ जय भाग्या घर अंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है, आपको जवाब देना है। ए शांगधर, बी सोमप्रभ सूर, सी कढ़पा और डी हेमचंद्र सूरी। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी हेमचंद्र सूरी इज राइट आंसर, है ना। बल्कि हेमचंद्र सूरी को देखेंगे तो विकल्प डी में है, विकल्प डी हेमचंद्र सूरी इज राइट आंसर, है ना। कह रहे कि भला हो गया जो हमारा कांत जो है, प्रिय जो है, युद्ध में मारा गया। अगर वो भाग कर घर चला आता तो हमको लज्जा ही होती। ऐसी कुछ बातें कर रही हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि भला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र सूरी जी की पंक्ति है। इसको स्टार लगाकर अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है कि आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है, यानी कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, या फिर डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि राम कुमार कहते हैं कि संधि करो चारण करो, संधि करो चारण करो। जब श्री राम जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है तो उस घोड़े को लव और कुश पकड़ते हैं और कहते हैं कि संधि करो चारण करो, संधि करो या अरण करो। और चारणकाल गेरसन महोदय ने भी आदिकाल को चारणकाल ही कहा है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या इसके साथ ही कुछ यहाँ पर और देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार बना है। 4 गेरसन, 4 सन होते हैं, सन फॉर गेरसन। प्रारंभ तो मिश्र बंधु करते हैं, मिश्र करते हैं। बीज वपन में महावीर छिपे होते हैं, बीज में ही महावीर महाबरे वीर, है ना। तो वीर गाथा किसकी, रामचंद्र की है। आदि हजारी, सिद्ध सामंत, राहुल शंकरतायन। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 का अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित है। ए आधुनिक, बी रीत काल, सी आदिकाल, डी भक्ति काल। तो अमीर खुसरो आदि काल से संबंधित है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है ना तो लोग उसको आदि आदि कई नामों से, अमीर है, सेठ है ना, घमंडी है, ऐसा आदि आदि कहते हैं। तो आदि आदि फर आदि से ध्यान में रख लीजिएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी में इनका हुआ था, है ना। वास्तविक नाम इनका था अबुल हसन अमीनुद्दीन था, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली का आदि कवि इन्हें कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का राजारोहण देखा था, ये ध्यान में रखिएगा। और सूर्य प्रसाद जी ने इन्हें कवियों का कवि यानी कि राजकुमार की संज्ञा दी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इनकी रचित ग्रंथों में 100 की संख्या बताई जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 है कि दान वाक्यावली की रचनाकार है। ये विद्यापति, विभूषण सिंह, जयदेव, डी पद्माकर। और अभी आपने देखा था कि दान वाक्यावली विद्यापति की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, दान वाक्यावली। ठीक है, विद्यापति की रचना है। और विद्यापति गुरु जी का नाम था पंडित हरि मिश्र, जो कि बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिसही नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा जिनका नाम था शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे।
विद्यापति द्वारा रचित जो दानवक्वली है एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्वली है, ध्यान में रख लीजिएगा। विद्यापति ने मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय नाटक लिखा है। कीर्तलता कीर्तपता का हट्ट भाषा में इन्होंने लिखा है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कह दिया था, ये ध्यान में रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने इनकी जो है पदों को नागिन की लहर कह दिया था। राजा लक्ष्मण सिंह के सभा कवि जयदेव 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना किए थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने योग्य हैं, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 14 है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है? ये किसका कथन है कि विद्यापति को है ना कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, है ना? ए हजारी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी बच्चन सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि ऐसा कहने वाले और कोई नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यापति को कृष्ण परंपरा पे ना समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 की आदि काल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा की बात करते हैं। ए रासो, बी जैन, सी सिद्ध, डी लौकिक। तो सिद्ध से है और सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों का आदर शब्द पा है। पा का मतलब होता है सम्मान सूचक शब्द। लुइपा, सरहपा, सबरपा, कड़पा, डुम्पा, कुरपा आदि ये लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न है। ये कहने की राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो सब ने बता दिया कि सर जो भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सगुण निर्गुण, सगुण में राम और कृष्ण है, निर्गुण में प्रेम और ज्ञानाश्रयी है। ये रासो काव्य धारा, विकल्प बी इज राइट आंसर। ये जो है भक्ति काले काव्य धाराओं के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 17 है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वो हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। कथन किसका है? 17 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी राहुल शंकरतान इज राइट आंसर। सिद्ध सामंत की बात जब आ जाएगी तो सिद्ध सामंत आदिकाल को किसने कहा? राहुल ने कहा है और उसी राहुल से हम लोगों ने इसको पकड़ा है। सिद्ध सामंत की कविता की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वो हमारे देश की ठोस धरती के ऊपर, ठोस धरती के ऊपर राहुल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? जवाब आपको देना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार, डी मिश्र बंधु। तो आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर, है ना? जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है और हजार है। हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इधर में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है और प्यारा सा प्रश्न है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय स्थापना किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल, बी कविराज श्याम लदन, सी है डॉक्टर बुलर और डी है डॉक्टर गौरी चंद ओझा। तो 19 का जवाब फौरन आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और बीरस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए पृथ्वीराज रासो, बी बीसलदेव रासो,
सी कुमार रासो, डी विजयपाल रासो। तो अब 20 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाओ। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास है, तो श्रृंगार बीसल देव रासो। और 20 कौन होता है? देव कौन होता है? नरपति, नर या पति देव होता है, और 20 वही होता है नरपति नाल की रचना है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय, जिसके दल के पद की विजय होती है ना, किसके? जिसके सैनिक खूब मारपीट करते हैं। विजयपाल रासो नल सिंह, नल से उठा के विजय कर लेते हैं, ठीक। चलिए, प्रसंख्या किसी की वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ए जॉर्ज गियर्सन, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो 21 का जवाब आ गया कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकते। ये बिल्कुल विकल्प श्री रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। सांप्रदायिक शिक्षा कौन दे सकता है? शुद्ध कोट में नहीं आया। अगर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है तो साहित्य कोट में नहीं आएगा, शुक्ल जी कह रहे हैं, शुक्ल जी, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 22 है कि राहुल बेन के विषय में कौन सा जो तथ्य सही नहीं है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। ये कि इसके रचयिता अरोड़ा नामक कवि माना जाता है, ये सही नहीं है। यह मूलतः शिलांकृत रचना है, ये नहीं है। सी यह गद्य पद्य में से चंपू काम, ये नहीं है। या डी इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन है, ये बिल्कुल गलत है। विकल्प डी, इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो राहुल नामक नायिका का जो नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सौर का वर्णन नहीं है। तो यही असंगत था, यही सही नहीं था। रूढ़ा रचेता है, शिलांकित कृत है, गद्य पद्य चंपू मिश्रित काव्य है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 23 है कि इतिहासकार द्वारा हिंदी का प्रथम कवि, इसको मिलाना है। किसे हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो आपको मिलाना है। बिल्कुल बात करते हैं शिव ने कहा पुष्प या पुण्य कवि को। राम कुमार वर्मा ने कहा कि स्वयं पुष्प है ना। शिव पुण्य है, राहुल सर है। राहुल ने सरहपा को कह दिया। गणपत चंद ने सालभसूद को कहा, राम को शंभु ने कह दिया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और अगर इसके अनुसार आपको उत्तर देना है, शिव पुण्य है, राहुल सर है, सरपार सरहपा है, शंभु राम कुमार वर्मा है, साल भद्र को नहीं जाना तो जाति गुप्ता है, गुप्ता गणपत गुप्त, और राम कुमार शंभु। तो इसके हिसाब से अगर आप कोट नीचे देखेंगे तो कोट में डी आपका जा रहा है। 4 1 2 3 इज राइट आंसर, ठीक है। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब देखिए, प्रस्तोता और कवि को आप देख सकते हैं कि मिश्र बंधु और शिव ने पूर्ण को माना, है ना। शिव मिश्र है, ये पूर्ण से कवि। राम कुमार वर्मा ने शंभु को माना, नागेंद्र राहुल और शंकरताय ने सरहपा को माना, गणपत चंद्र गुप्त ने सालभसूद को माना है, हजारी ने अब्दुल रहमान को माना है, जयदेव माता प्रसाद ने गोरखनाथ को, और चंद्रेश्वरी शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को माना है। ध्यान में रख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ये में देखें, शरावकाचार्य देवसेन का ये सुमेलित नहीं है, नियमिनाथ सुमित का ये नहीं है, भारतेश्वर बाहुबली राज सारभसूर का ये नहीं, रेवंत गिरिराज जिनधर्म सूर्य का नहीं है। ये रेवंत गिरिराज की बात करते हैं ना, तो ये विजय सेन सूर्य का है। रे विजय, विजय रे विजय सेन सूर्य का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, यही सही नहीं था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 25 है कि सरहपा से संबंधित कौन सा जो तथ्य सही नहीं है? अब सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। बी दोहा कोशों की रचना है। सी उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है।
डी है, उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो अब विकल्प सी की बात करते हैं ना कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल है, ये गलत है। सर्वत्र सीधी सरल नहीं है, ये साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छुपा रहता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 26 है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। कौन? शंकराचार्य के बाद इतना गोरख, इतना गोर पुरुष कोई नहीं हुआ। गोर फार गोरख को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगा के छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 27 है और प्यारा सा प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? आपको जवाब देना होगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सबसे छोटा संस्करण है, इसमें 1300 छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 28 है कि विशलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? विशलदेव रासो के संपादनकर्ता कौन है? ए आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, बी दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट और हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहट। तो 28 के हिसाब से आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों जवाब दे दिया सर माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा है ना। विशलदेव रासो का संपादन इन्होंने किया है। कौन करता है? माता अगर विशलदेव का संपादन करे, माता फर माता अगरचंद नाहट। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि आदि कालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा जो तथ्य है सही नहीं है? ये कहने कि उनकी पहेलियाँ उकरियाँ और दो सुखाने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य बनाने का प्रयास, बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना था, ये गलत है। जनता को लोकोपदेश देना था, ये विकल्प डी इज राइट आंसर, यही सही नहीं है। विकल्प डी को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 30 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ये पदावली, बी कीर्तलता, सी कीर्त पताका, डी लेखनावली। तो 30 का जवाब भी आ गया ना कि मैथिल कोकिल किसके आधार पर? विकल्प ए पदावली, जिसमें राधा और कृष्ण का सुंदर वर्णन किया गया है, मैथिली भाषा में है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? अब आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई, ये सही नहीं है। बी है कि जैन साहित्य आचार, रास, फाग और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया, ये सही नहीं है। सी है कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये सही नहीं है। डी है सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्ञान उपशाखा से विकसित हुआ, ये सही नहीं है। तो 31 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी सही होगा। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने नहीं कविताओं का, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये विवरण सही नहीं। प्रश्न संख्या 32 है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, ये कथन किसका है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, हिंदी काव्य धारा राहुल की है, तो राहुल शंकरतायन जी का होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प बी मिश्र बंधु, विकल्प सी शिव सिंह सिंगर और विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही नहीं है। तो विकल्प ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 33 है कि प्यारा सा प्रश्न है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है? 33 की बात कर रहे हैं। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर ये विकल्प सी की बात कर रहे हैं, कीर्ति लता की बात करते हैं, विद्यापति की रचना।
प्रश्न संख्या 34 है कि साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय के कथन किस विद्वान का है? ये हजारी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये कथन जो है ना, विकल्प ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि दोहे, चौपाई दोहे के का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। सरपा विषय के कथन किसका है? ये राहुल शंकरतायन, बी राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 35 का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 सुमेलित कीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? चंदन बाला रास, आसक, स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूर्य, उक्त व्यक्त प्रकरण दामोदर शर्मा और वर्णदाता ज्योति। तो बिल्कुल देखिए, चंदन की जो बाला रास है आंसू बहाती है, आंसू फर आंसू। स्थूलभद्र रास की बात करते हैं तो हर व्यक्ति जानता है स्थूलभद्र जिन धर्म सूर्य की रचना है, विजय सेन की नहीं है ना, जिन धर्म सूर्य की है। उक्त व्यक्ति को दमदार होता दामोदर का, वर्णक को ज्योति पढ़ो ज्योतिषवर ठाकुर का। सब सही है, लेकिन विकल्प बी असंगत है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कुबलय माला। कुबलय माला कथा के लेखक है ए सोमप्रभ सूर्य, बी अद्युतन सूर्य, सी धर्म सूर्य, डी मुनि जिन विजय। तो जो कुबलय माला होती है, माला तन पर होती है। तन फार अद्युतन सूर्य को ध्यान में रखिएगा। तन फार अद्युतन सूर्य। और कुबलय यामा अप्पय दीक्षित की है। तो कुबलय यामा, कुबलय माला दो रचनाएं। कुबलय यामा अप्पय दीक्षित की है। कुबलय माला, माला तन पर होती है, तन फार अद्युतन। ठीक, चलिए। अब प्रश्न संख्या 38 है कि पुष्प या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए राहुल, बी दशरथ ओझा, सी रामविलास शर्मा, डी शिव सिंह सेंगर। शिव पूर्ण है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 39 तक रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध, बी वज्रयानी सिद्ध, सी नाथ, डी जैन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी वज्रयानी सिद्ध इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है जे हाल मिसकी मुकुंद तगा फुल दुराय नयना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब, डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो अमीर खुसरो इज राइट आंसर। विकल्प एक को आप सभी लॉक कर लीजिए, स्टार लगा कर इन्हें अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 41 है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक ए धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्म प्रभु सूर्य, डी रामचंद्र सूर्य। तो 41 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प डी रामचंद्र सूर्य को लॉक किया जाए। निर्भय भीम कौन है? रामचंद्र है और सूर्य है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है? पुतलिका, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मी करा। तो मैंने आपको बताया था कि मणि में लक्ष्मी पा, मणिभद्रपा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 सिद्ध योगिनी थी। पुतलिका उसमें नहीं है, बल्कि पुतलिका एक योगी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी आबू साइद, डी बदायूं। तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग आबू सईद ने किया है। आबू सईद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शे वर्णन से संबंधित ग्रंथ है।
उक्त विप्रहण राहुल बेल खोले माला कथा बड़ रत्नाकर। तो 44 का जवाब भी आप सबका आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी राहुल बेल रूढ़ाकृति है, शिलांकृत है, 10वीं शताब्दी में लिखी गई है, जिसमें राहुल बेल नायिका के नक्श का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। गद्य पद और चंपू शैली में लिखा गया है, भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है? ऐसा कथन कौन कह सकता है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प आ गया कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव है। तो एक उत्सव का स्वरूप है, उनके यहाँ उत्सव का स्वरूप है। स्वरूप था रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल स्टाइल लगा के दिमाग में बैठा लीजिएगा। श्रृंगार रस का वाक्य सिद्ध है, कवि जो है बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ये ध्यान में आपको रखना। विद्यापति को जाति के बच्चन सिंह ने कह दिया था। और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किसने किया? हेमचंद जोइंद, धनपाल और सोमनाथ। तो जोइंद इज राइट आंसर। जोइंद के इतना प्रमाद प्रकाश है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महामार्ग की ओर उन्मुख किया गया है? ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी लौकिक साहित्य। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब भी आगे सर विकल्प ये सिद्ध साहित्य इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 48 है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। अब चंद्रबरदाई क्या है? विकल्प ये कह रहे केवल कवित्व के रचयिता हैं, बी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, सी केवल दोहा और तोमर के रचयिता है, डी व्याकरण में पारंगत है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 48 का, तो विकल्प डी 2 और 4 इज राइट आंसर। एक तो क्या है, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और दूसरे व्याकरण के पारंगत है। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 पे लुइपा है, 2 पे शंभु है, 3 पे हेमचंद्र है और 4 पे पुष्प है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो जवाब होगा 2 1 4 3, 2 शंभु लुइपा, इसके बाद पुष्पदंत और हेमचंद। तो 2 1 4 3 इज राइट आंसर। विकल्प बी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 50 है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? उसको आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और थोड़ा सा भटकाने वाला प्रश्न भी आपके लिए हो सकता है कि अमीर खुसरो के बारे में सही कथन। उनका जन्म पटियाला में हुआ, एटा के पटियाला में। निजामुद्दीन औलिया के सित्ते, ये भी सही है। वो ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले छोटी कवियों में से एक है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के तोते हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यही ए में देख रहे हैं 1 और 2, बी में 2 और 4, 1 और 4 से 3 और 2 और 4, लेकिन मुझे जो लग रहा है केवल और केवल 4, यही गलत है, यही गलत है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में बल्कि हिंदी में पूछो। यही जो है सही कथन नहीं है, बाकी से सभी सही हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग गंभीरता से ले लीजिएगा, है ना। इस प्रकार की ढेर सारी जो किताब मार्केट में है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, आपको देखकर सोच समझकर पढ़ना है ना। नहीं तो निश्चित रूप से एक एक प्रश्न से सिलेक्शन होता है, और कभी वही प्रश्न अगर आप पढ़कर गए और आ भी गया और गलत कर दिए तो निश्चित रूप से चयन लेने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है।
तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।